अब आपके और क्या क्या डाउट्स हैं? जिनको 11th नहीं आती है टेंशन ना लें, क्योंकि 11th का जब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो आपको हम 11th के लेक्चर्स भी दे देंगे, रह जाएगा। तो जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसका कॉन्सेप्ट होता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। क्या बोला जल्दी बताओ? बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है, और अगर एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारे पास सारे के सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं बॉन्ड्स के। ठीक है, अब मेरा एक छोटा सा डाउट है आप लोगों से, और वो छोटा सा डाउट ये है कि भैया ये बताओ कि ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों है? जल्दी बताओ, ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों है और वो वीक क्यों है? जल्दी बताओ। ठीक है, तो आप देखिए, ये आपका जो 12th क्लास है इसके अंदर आपको जल्दी 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 बेसिक से पढ़ाया जाएगा। यस सर, बिल्कुल आपका बेसिक से ही स्टार्ट होगा। साउंड आ रहा है सबको? तो चलिए भाई शुरू करते हैं, लल्ला मचा देंगे हल्ला केमिकल बॉन्डिंग से। और केमिकल बॉन्डिंग में यहां पर आ रहा है आपको पहला सवाल, और वो पहला सवाल है आपका ये कि बताओ, केमिकल बॉन्डिंग की बात चल रही थी लल्ला, तो फटाफट से बताओ व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? जल्दी से बताएं, केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। यस, व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? जल्दी से बता दो लल्ला, क्या होता है केमिकल बॉन्ड? बोलो जल्दी 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 बोलो, जल्दी बोलो। अलग अलग चल रहे हैं अभी, है ना? जल्दी 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 जल्दी। व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? यस, केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है? देखो, अट्रैक्शन बिटवीन टू atoms in a molecule. Attraction between two atoms in a molecule is called chemical bonding. क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग? जल्दी बताओ। अट्रैक्शन बिटवीन, बोलो, टू और मोर देन टू एटम्स इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, अब मेरा सवाल बताओ, अट्रैक्शन तो समझ में आ गया? बोलो, अट्रैक्शन तो समझ में आ गया? अट्रैक्शन तो समझ में आ गया? जल्दी बताओ। अब अट्रैक्शन की अगर हम बात करें, तो अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो उस अट्रैक्शन की बात करते समय सवाल यह उठता है कि वाई केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो आप बताओ क्यों? तो उसका रीजन होगा टू गेन स्टेबिलिटी। वेरी गुड, क्या बोला? जल्दी बताओ। टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होगा। यहां तक क्लियर है? यस। ओरिएंटेशन लेक्चर, किस किस को ओरिएंटेशन लेक्चर चाहिए पहले? तो मैं आपको थोड़ा सा ओरिएंटेशन दे दूं, 5 मिनट, जल्दी से बताओ फटाफट से। क्या आपको ओरिएंटेशन चाहिए? 5 मिनट आपके सारे डाउट्स एंटरटेन कर लें, फिर स्टार्ट करें। बोलो, या स्टार्ट कर दें जल्दी। क्या ओरिएंटेशन लेक्चर चाहिए आपको? फटाफट बता दो। ये 12th क्लास है तो 12th क्लास की बॉन्डिंग चल रही है। जल्दी से बताओ, ओरिएंटेशन चाहिए, ताकि बीच बीच में फिर कोई कंफ्यूज ना करें आप। जितने भी डाउट्स हैं आप पूछ लें सब लोग। तो मैं आपको 5 मिनट ओरिएंटेशन दे देता हूं, ठीक है? आप अपने डाउट्स पहले तसल्ली से क्लियर कर लें, और फिर उसके बाद अपना पूरा फोकस अपना स्टडी पर ले आए। तो फिर आज ओरिएंटेशन क्लास की बात हो रही है ना? क्लियर है? अरे यार, अभी आधे 9 बोलने लग गए। अभी तो मैं, ये क्या कंफ्यूजन है भाई इतना भयंकर? ले, अभी तो यस आ रहा था, अब नो आ गया, मर गया। चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, 11th क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा दिया जो यहां नहीं पढ़ाएंगे, ताकि आपको याद रहे। जनरल केमिस्ट्री, ये यहां पर नहीं होगा, ठीक है? दूसरा, पीरियोडिक टेबल, ये हमने 11th में पढ़ा दिया, ठीक है? और आप भी पढ़कर आए होंगे, तो यहां नहीं होगा, ठीक है? तीसरा, केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 11th, ठीक है? 11th क्लास, ये भी नहीं होगा।
जिसमें आपका है वीबीटी, ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और डाइपोल मोमेंट, ये आपका नहीं होगा। अपन स्टार्ट करेंगे 12th क्लास। क्लास 12th ये चालू होगा यहां से। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्ड। दूसरा, इंट्रोडक्शन के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। अब हम केमिकल बॉन्ड जो है ना उसको छोटा लिखेंगे सीबी। थर्ड आपका आएगा बेंट रूल। फोर्थ आएगा आपका ड्रेगो रूल। फिफ्थ आएगा आपका बैक बॉन्डिंग। सिक्स्थ आएगा आपका ब्रिज बॉन्डिंग। सेवंथ आएगा आपका ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। आठवां आएगा आपका मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। नाइन्थ आएगा आपका सिलिकेट्स। 10 आएगा आपका हाइड्रोलिसिस। 11वां आएगा आपका पजांस रूल, जिसे हम आयनिक बॉन्ड भी बोलेंगे। 12वां आएगा आपका MOT। ये सारे टॉपिक्स आप 11th में कंप्लीट करेंगे। क्लियर है बॉस? ये आपका 12th का केमिकल बॉन्डिंग होगा, सॉरी 12th का। आपके हमेशा टेस्ट होंगे, जेई मेंस के भी होंगे, जेई एडवांस के भी होंगे। जेई मेंस के भी होंगे, जेई एडवांस के भी होंगे। ठीक है, हर मंथ होंगे, एवरी मंथ। क्लियर? कोर्स एंडिंग डेट आपकी जो है वो 30 नवंबर है। बेसिक से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यस। केमिकल बॉन्डिंग होगा। इसके बाद अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होगा, तीसरा आपका कोऑर्डिनेशन के बाद मेटलर्जी होगा। मेटलर्जी के बाद एस ब्लॉक, या पहले सॉल्ट करेंगे, फिर एस ब्लॉक होगा, पी ब्लॉक होगा, डी ब्लॉक होगा, एफ ब्लॉक होगा, हाइड्रोजन कंपाउंड होगा, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग होगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होगा, मेटलर्जी होगा, सॉल्ट होगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, हाइड्रोजन कंपाउंड और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। यहां तक ठीक है? अभी तक कोई डाउट यहां तक? बुक आपकी लेनी है, यस। देखो, मेरे से अगर पढ़ रहे हैं तो आप मेरी ही किताब परचेज करें। ये सब जो लिखा हुआ है ये सब कवर्ड हो जाएगा। अब दिख रहा है आपको सब?
बुक कौन सी लेनी है? तो बुक आपको बी जोशी सिंगेज पब्लिकेशन, ये वाली बुक आती है। ये सबको दिख रही है? क्लियर है सबको? अगला, अब आपके और क्या क्या डाउट्स हैं? जिनको 11th नहीं आती है टेंशन ना लें, क्योंकि 11th का जब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो आपको हम 11th के लेक्चर्स भी दे देंगे, तो डोंट यू वरी। क्लियर है सबको? और कोई डाउट? अच्छा, जिन बच्चों को 11th का केमिकल बॉन्डिंग नहीं आता वो जरा हाथ खड़ा करो। 11th का जो नहीं आता केमिकल बॉन्ड वो हाथ खड़ा करो। मैंने आपके लिए पूरा 11th का जितना भी था वो सारा का सारा 1 साढ़े 4 घंटे के लिए तैयार कर दिया है रिकॉर्ड करके, जिसमें ये सारे टॉपिक कवर्ड हैं। पक्का? जल्दी से बोलो पक्का। एडिशन ये लिखा हुआ ना बेटा, यहां पे जो लिखा हुआ वही एडिशन लेना है। ये देखो ये एडिशन लिखा हुआ, ये यही किताब लेनी है 4E। क्लियर बॉस? तो मैंने आपके लिए 4.5 घंटे का एक पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर दिया है, ताकि जो बच्चों को 11th में इशू था वो भी आपका कवर हो जाए। तो अभी जाके आपको अपलोड कर देंगे, तो पूरा का पूरा उसको देख लेना। जब आप उसको पूरा देख लोगे तो 11th में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारा का सारा केमिकल बॉन्डिंग पूरा मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, ठीक है? उसको अच्छे से देखेंगे, प्रॉमिस करो, ताकि आपका टाइम भी बच जाएगा, काम भी चल जाएगा और सारा कवर भी हो जाएगा। मैंने पूरी तरह से कंसाइज फॉर्म में उसको बना के रखा है कि एक भी चीज नहीं छूटे, ठीक है? एमओटी नहीं आती है तो पढ़ाएंगे ना, ये लिखा हुआ है। स्कूल लेवल वाला नहीं चाहिए था बेटा। मैं अपलोड करूंगा, अभी नहीं हुआ है, अब अपलोड करूंगा। क्लियर है? ये सारे के सारे अपलोडेड हो जाएंगे आपके पास, तो कोई दिक्कत आएगी? समझ गए? ये सारे के सारे आपके पास ये हो जाएंगे। ये हम बाद में रिवीजन के टाइम की बात कर रहे हैं। आपकी ऐप पर अपलोड हो जाएगा। कॉपी आपको बनानी कितनी है देखो। अब बुक्स की बात कर लेते हैं। कॉपी कॉपी आपको 3 बनानी है केमिस्ट्री की, एक आईओसी, एक पीसी और एक ओसी, एक फिजिक्स और एक मैथ। अब आप चाहो तो एक डीपीपी के लिए अलग से, या प्रैक्टिस के लिए, जिसमें आप डीपीपी कीट या बुक कर सकते हैं, उनके सवाल आप कर सकते हैं। 4 घंटे वाला लेक्चर ऐप पर अपलोड कर दिया जाएगा। 4 आवर्स का लेक्चर TW ऐप पर जाएगा। क्लियर है सबको? तो अपने आप आ जाएगा, कल तक आप उसको देख लेना। यहां तक ठीक है? क्लियर सबको? अभी 11th का लफड़ा भी खत्म हो गया। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो फटाफट। और कोई डाउट? और कोई डाउट? टाइम टेबल, टाइम टेबल क्या है? टाइम टेबल अभी बताते हैं। मेरा टाइम आपको याद कर लिया? कर लोगे भाई? टाइम टेबल के अलावा और बताओ। सर वी शुड फोकस एडवांस। यस,
हम एडवांस पर ही फोकस करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, टाइम टेबल अभी बता रहे हैं, मेरी बुक प्रैक्टिस के लिए है, थ्योरी के लिए नहीं है। चलिए, ओरिएंटेशन से रिलेटेड और कोई डाउट? और कोई डाउट? जल्दी बोलो। यस, 11th पूरा हो रहा है। अभी आपको केमिकल बॉन्डिंग पूरा कराएंगे और जनरल केमिस्ट्री और पीरियडिक जब रिवीजन स्टार्ट होगा तो वहां कवर अप हो जाएगा, क्योंकि वहां हम पूरा का पूरा रिवीजन वापस से कराते हैं। दोबारा सुन लो, कोर्स 30 नवंबर को खत्म हो रहा है। केमिकल बॉन्डिंग हम 12th का चालू करेंगे, 11th वाला हम अपलोड कर देंगे अभी ऐप पर। ठीक है, डीपीपी अपलोड होंगे आपके नोट्स सेक्शन में। ठीक है, और शीट भी आ जाएगी नोट्स सेक्शन में। यहां तक क्लियर है? बोलो। टाइम टेबल अभी हम बता रहे हैं। ठीक है जी, बताओ। मेरा नहीं, सबका ही बता दो, ये तो पता नहीं किसका हो रहा। पूछ रहे हैं टाइम टेबल। यस, ये लो टाइम टेबल। हाँ बोलो। हम्म। 12th क्लास है? हाँ। टीटीएस में आईओसी 7:30 to 9 PM। अगला बोलो। ऐसे बोल दो ना, फिजिक्स कब है, मैथ्स कब है? हाँ। MWF 7:30 to 9 PM। अगला बोलो। मैथ बोलो। MWF या TTS? TTS 5:45 to 7:15। फ्राइडे को भी रहेगी मैथ्स की, 4 to 5:30 PM। अगला बोलो। TTS में OC टाइमिंग बोलो। 4 to 5:30। अगला फिजिकल इसमें TTS में 5:45 से 7:15। ठीक है, ये आपका टाइम टेबल है सबका, नोट कर लो भाई। हाँ, जो मैं बता रहा हूं वही करना है, नहीं करने हैं बिल्कुल भी जी। स्नेहा बिल्कुल नहीं करने, स्नेहा बिल्कुल नहीं करना, जो मैं बोलूंगा बस वो करना है, अगर आपको अच्छी रैंक लानी है तो। चलिए बताइए, चैट बॉक्स भर जाना चाहिए। ठीक है, फटाफट से बताओ। हो गया? अब तो मैं पढ़ा दूं। अब पढ़ा दूं भाई, कोई डाउट? कर दें स्टार्ट। टाइप ऑफ रिएक्शन सॉल्ट में आ जाता है अंग। ठीक है, कुछ बच्चों को ये अलग से पढ़ाया जाता है टाइप ऑफ रिएक्शन, तो मैं आपको बता दूं टाइप ऑफ रिएक्शन सॉल्ट का ही पार्ट है। डाउट नहीं लेंगे कोई भी कि कब पढ़ाएंगे। क्लियर? सब कुछ क्लियर है? अब इस पढ़ाई पर ध्यान देंगे, अब कोई डाउट नहीं पूछेंगे। ओरिएंटेशन डन, टेस्ट बता दिया, टाइम बता दिया, सब बता दिया। एक और खास बात, आपके कमेंट मुझे दिखाई देते हैं, आपके दोस्तों को नहीं दिखाई देंगे। डीपीपी कहां अपलोड होगा, ये लिखा मैंने, डीपीपी कहां अपलोड होगा। डीपीपी एंड शीट ऐप पर नोट्स सेक्शन में मिलेगा। और बोलो। अभी क्लियर है? कुछ भी डाउट हो बीच में पढ़ाते समय मत बोलना बस। ठीक है, डन मेरे लल्ला। अब तो मचा दे हल्ला। चलें शुरू करें गली मोहल्ला। तो पहला सवाल आपका था अब। ठीक है, शुरू करो। बोर्ड्स के लिए बेटा जब भी हम पढ़ाएंगे उसमें एनसीईआरटी कवर्ड होगा, आप अपनी तैयारी खुद करते रहेंगे, और जहां डाउट्स आए प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें आप। क्लियर? क्लियर? सबका कमेंट विजिबल है, आप बार बार ये मत लिखो। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, पहला सवाल था ये। तो क्या था बताओ? अट्रैक्शन,
between two atoms in a molecule, बोलो attraction between two or more than two atoms in a molecule, two or more than two atoms in a molecule is called chemical bond. अगला सवाल क्या था बताओ? Why chemical bond is formed? जल्दी बोलो. Why chemical bond is formed? तो इसका आंसर क्या आएगा? To gain stability. क्लियर? अब मेरे को बताओ स्टेबिलिटी कैसे आएगी? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होता है, लेकिन सवाल यह है कि स्टेबिलिटी कैसे आएगी बताओ. अरे स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होता है, लेकिन बताओ स्टेबिलिटी कैसे आएगी? जल्दी बताओ. जल्दी. स्टेबिलिटी कैसे आएगी? आपने सुना होगा ऑक्टेट कंप्लीट करके. ऑक्टेट कंप्लीट होता था, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते थे, जिसकी वजह से आपका स्टेबिलिटी आ जाती थी. ऑक्टेट मतलब होता था 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना. 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना, ठीक है. तो अब सवाल ये उठता है कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन करने से स्टेबिलिटी आती है, सवाल क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन कैसे किए जाते थे? देखो, जैसे सोडियम होता था, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में लिखेंगे अपन, तो 2s2 2s31 s1 आएगा. और अगर Cl की बात करेंगे तो 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, 2p6, 3s2 और 3p5 आएगा. ठीक है. अब ये एटम खड़ा हुआ और इसने बोला कि भाई साहब मैं अपना जो है ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता हूं, और मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट अगर करना चाहता हूं तो भाई साहब मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन दूंगा. ये Cl ने कहा कि चलो मैं ले लूंगा. तो भाई साहब Cl के पास हो गए 8, Cl के पास हो गए 8. देखो ये वाले शेल में टोटल मिला के 8 हो गए. इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसके आउटर शेल में भी देखो 8 हो गए, इसके आउटर शेल में भी 8 हो गए. तो भाई साहब इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया और उसने ले लिया. तो एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, एक ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये हो गया आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन. तो जब ये 8 इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या हुआ? जल्दी बोलो. जब ये 8 इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या हुआ? ऑक्टेट कंप्लीट हुआ. ठीक है. कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं बताओ? केमिकल बॉन्डिंग. क्या हुआ जल्दी बताओ? केमिकल बॉन्डिंग. ठीक है. तो ये आपके पास 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए, लेकिन Cl खड़ा हुआ. Cl ने बोला साहब मैं तो इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता, ले भी नहीं सकता, अब क्या करूं? तो हमने कहा भाई तुम एक काम करो, तुम्हारे पास इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारे पास इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन है, तो तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लो. शेयर कर लिया. शेयरिंग के बाद आप देखो इन दोनों के काउंट करोगे तो ये क्या हो गए? 8. इसके पास भी 8. कैसे हुए? 2 इसके काउंट होंगे, 2 इसके काउंट होंगे, 2 इसके काउंट होंगे, तो 2 2 4 तो 6, 2 2 4 तो 6, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी काउंट होंगे, इसके पास भी काउंट होंगे. 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए. सारे एटम ने सोचा कि हम भी अगर नोबल गैस की तरह कंपाउंड आउटर शेल का कॉन्फ़िगरेशन कर लें, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, तो हम भी स्टेबल हो जाएंगे. अगर हम भी इनकी तरह अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन कर लें, तो ये इनर्ट गैस होती हैं, नाम पता होगा. इनर्ट गैस का मतलब जो रिएक्ट नहीं करती हैं. इनर्ट गैस का मतलब क्या होता है? जो रिएक्ट नहीं करती हैं. तो ये सारे के सारे रिएक्ट नहीं करती थी, तो सबने सोचा अगर हम भी अपने पास 8 कर लें तो क्या होगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. हाँ या ना? अब दिमाग की बत्ती जली भाई साहब. ठीक है. अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन रखती हैं, ऑक्टेट कंप्लीट हैं, और ये रिएक्ट नहीं करती, इनर्ट हैं, जिसकी वजह से ये स्टेबल हैं, और इसी को देख करके बाकी सब अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, बाकी सारे के सारे अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन करना चाह रहे हैं, और जिससे वो भी स्टेबल हो जाएंगे. तो जब ये स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया अगर ऑक्टेट है, तो फिर तो भाई साहब ये पागल है, ये पागल है, ये बड़ा पागल है, ये महापागल है, और ये पागलों का पागल है, और ये सबसे बड़ा पागल है. पूछो क्यों? भाई साहब ये सब पागल क्यों है?
ये पागल है, ये बड़ा पागल, महापागल, पागलों का पागल, सबसे बड़ा पागल। भाई साहब अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन रखता है, पहले से ही 8 था मेरे पास, तो जीनो ऑक्टेट रख रहा है कंप्लीट। अगर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है और ये फिर भी बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब, बोलो, अगर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ये फिर भी अगर बॉन्ड बना रहा है, तो इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ ये निकलता है कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन का क्राइटेरिया ऑक्टेट तो नहीं हो सकता, ऑक्टेट के अलावा कुछ और क्राइटेरिया है, कुछ और छुपा हुआ हिडन रीजन है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आ रही है। तो हमने पूछा लुईस से बताओ, लुईस ने कहा नहीं बताएंगे। हमने कहा क्यों? बोला आता ही नहीं है। ऑक्टेट रूल लुईस साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए हमने लुईस से पूछा। अब बात आई, लुईस ने मना कर दिया, तो हम गए थर्मोडायनेमिक्स के पास। क्या बोला? थर्मोडायनेमिक्स। तो हम जब थर्मोडायनेमिक्स के पास गए तो थर्मोडायनेमिक्स से पूछा कि भाई बताओ स्टेबिलिटी कैसे होती है। तो उन्होंने एक छोटा सा कंसेप्ट दिया, वो हमेशा आपको लगाना है। केमिकल बॉन्डिंग में ये कॉन्सेप्ट हमेशा लगेगा कि अगर कोई सिस्टम, जैसे सिस्टम का मतलब क्या होता है पता है? जिसकी मैं स्टडी कर रहा हूं उसे हम सिस्टम कहते हैं। अगर कोई सिस्टम वर्क करता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और कोई सिस्टम अगर एनर्जी अब्सॉर्ब करता है तो एनर्जी अब्सॉर्ब करते स्टेबिलिटी कम होती है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपको बिना खाना खाए 10 दिन तक एक जगह चुपचाप पड़े रखा है, और आप जो है बिना खाना पिए पड़े हुए हैं चुपचाप आराम से, ठीक है, कुछ भी नहीं दिया मैंने, पानी भी नहीं दिया, और मैं आपसे बोला कि यार मैं जो है तुम्हें यहां से उठना मत, आधे घंटे बाद आता हूं, तो आप मुझे वहां पर पड़े हुए मिलोगे कि नहीं मिलोगे? बताओ। हाँ या ना? वहीं पर मिलोगे जहां थे, क्योंकि आपकी हिम्मत ही नहीं थी इधर उधर जाने की। लेकिन वहीं मैंने आपको क्या किया? मैंने आपको वहां पे आराम से बोला कि आ बेटा खाओ, काजू पूड़ी, ठीक है, हलवा, बादाम, गाजर का सब कुछ खिला दिया बढ़िया से, खीर पूड़ी हलवा काजू बादाम खा पी के मस्त हो गया। तो अब तू खा, मैंने कहा तेरे से कि भैया यहीं रहना आधे घंटे, कहीं जाना मत। तो तूने कहा यार सर तो आधे घंटे बाद आएंगे, चलो घूम के आता हूँ थोड़ी देर, टहल लेते हैं थोड़ा सा, बहुत ज्यादा खा लिया। तो जब मैं आया आपको देखने तो आप किसी और जगह थे, फिर मैं वहां गया तो पता चला आप उधर चले गए, मैं गया उधर तो उधर चले गए, उधर गए तो उधर चले गए। तो आप एक जगह स्टेबल नहीं हो। जब मैं आपको ढूंढ रहा हूं तो आप जगह बदल रहे हो अपनी बार बार, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी है। खाना जब खाया आपने तो आपको पता है खाने से एनर्जी बनती है। जब हम खाना खाते हैं तो खाने से हमारे अंदर बॉडी में एनर्जी बनती है। तो जब एनर्जी बनेगी तो क्या होगा? सोचो, हमारे अंदर एनर्जी आ गई तो हमारी स्टेबिलिटी कम हो गई, क्योंकि हम मूवमेंट करेंगे अब हर जगह। एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है कि अगर सिस्टम में एनर्जी गई तो वो अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि वो मूवमेंट करेगा, और अगर एनर्जी नहीं है, निकाल दी उसने, तो वो स्टेबल हो जाएगा, तो जहां है वहीं पड़ा रह जाएगा। तो जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसका कॉन्सेप्ट होता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। क्या बोला जल्दी बताओ? बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है, और अगर एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? क्या बताया? बताओ थर्मोडायनेमिक्स में अल्लाह मचा दे हल्ला, गली मोहल्ला। क्या आया जल्दी बताओ? कि अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और अगर एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सिंपल फंडा है। अब उन्होंने कहा कि एनर्जी कैसे रिलीज होगी, तो उन्होंने बताया कि जब भी दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं, जब भी दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं, जल्दी बोलो, जब भी दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो उस समय उनके पास दो तरह का रिपल्शन लगता है। एक, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक ये दोनों न्यूक्लियस भी एक दूसरे को रिपल करेंगे, और रिपल करने के बाद ये जो है इसको अट्रैक्ट करेगा, ये जो है इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर क्या हुआ जल्दी बताओ? अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों एक साथ हैं। जल्दी बोलो, क्या बोला जल्दी बताओ? अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों ही एक साथ हैं। ठीक है अगम बेटा, पढ़ाने दो, है ना, मैं बोल देता हूं, ठीक, आप भी फोकस करो। अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों एक साथ हैं। क्लियर है बॉस? तो जब अट्रैक्शन और रिपल्शन एक साथ लग रहे हैं, ठीक है, और अब ये दोनों इनफाइनाइट पर हैं, इसको एक ग्राफ से उन्होंने समझाया। ये जो ग्राफ है ये रहा, ठीक है। इस ग्राफ के अंदर हम बात कर रहे थे वो ये थी कि जैसे मान लीजिए यहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हैं, ठीक है, यहां पर आपका पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और ये प्लस है, और ये माइनस है, ठीक है। अब मेरा सवाल ये कि दोनों के दोनों अभी एक दूसरे से जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर थे। अभी आपके दोनों के दोनों कहां हैं? इनफाइनाइट पर हैं। जल्दी बोलो,
ये अभी इनफाइनाइट पर है, दोनों एटम एक दूसरे के पास नहीं आए, लेकिन अब ये जब अट्रैक्शन होगा तो एक दूसरे के पास आएंगे, पास आएंगे कि नहीं आएंगे? तो जब ये पास आ रहे हैं, देखो अट्रैक्शन हो रहा है तो, और किससे ज्यादा हो रहा है अट्रैक्शन? रिपल्शन से, तभी पास आ रहे हैं। ये पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं। अब जब पास आएंगे तो आपको बॉन्ड बनाने के लिए आएंगे, लॉजिक समझ में आ रहा है? पास आएंगे तो क्यों आएंगे? बॉन्ड फॉर्म करने के लिए आएंगे, और बॉन्ड फॉर्म जब होगा तो क्यों होगा? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। स्टेबिलिटी गेन कैसे होगी? एनर्जी रिलीज करके, और रिलीज एनर्जी का साइन हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। तो यहां अगर अपन देखेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा? ये एनर्जी रिलीज करेगा। यहां अगर अपन देखेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा? एनर्जी रिलीज करेगा। यहां अगर आप देखोगे इस कंडीशन में तो एनर्जी रिलीज करेगा। तीनों पॉइंट पर एनर्जी रिलीज हो रही है भाई साहब, ये तीनों पॉइंट से जहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये एनर्जी रिलीज हो रही है। अब मुझे बताओ, अगर कोई बॉन्ड फॉर्म करना चाहेगा तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी चाहेगा या कम स्टेबिलिटी चाहेगा? तो क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि इन 3 पॉइंट्स पर भी एनर्जी रिलीज हो रही है, और सबसे ज्यादा एनर्जी यहां रिलीज हो रही है। तो बताओ बॉन्ड फॉर्मेशन यहां होना चाहेगा या वहां होना चाहेगा? आप खुद बताओ, चलो ट्राई करो। बॉन्ड फॉर्मेशन कहां होना पसंद करेगा? 3 पॉइंट्स दे दिए उसने, ए बी सी। आपके हिसाब से जो समझ में आया बताओ जल्दी, कहां पर बॉन्ड फॉर्म होगा? जल्दी बताओ। किस पॉइंट पर होगा? पॉइंट बोलो ना बेटा, सबसे नीचे वाला पॉइंट। तो अगर सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा तो यही होगा, इसी पॉइंट पर होगा, और इसी पॉइंट को इसलिए हम कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट। इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट। इस पॉइंट को हम कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट। और इस डिस्टेंस को, क्योंकि हमने जो ग्राफ बनाया है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस के बीच में बनाया है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। इस डिस्टेंस को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है? और ये जो एनर्जी रिलीज हुई इसको क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी। क्लियर है बॉस? पक्का? तो इस तरह के सवाल आएंगे तो इस ग्राफ से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा तो आप कर दोगे। तो एक सवाल आपसे पूछेगा, क्या सवाल आया था जेई के अंदर? देखो, और वो सवाल क्या आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट रिगार्डिंग H2 फॉर्मेशन? बताओ कौन सा ग्राफ होगा? जल्दी बताओ। नहीं, पोल वोल कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ पढ़ाई होगी। आप चैट बॉक्स में लिखोगे और हम आंसर देख के आपकी तारीफ कर देंगे अगर होगा तो। यहाँ पोल नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो, कोई पोल नहीं है, बस आप चैट बॉक्स में लिख दो, मुझे आपके आंसर्स नजर आ जाएंगे। ठीक है, जल्दी से बताओ फटाफट। यस, लिख दो लिख दो लिख दो फटाफट फटाफट लल्ला। जैसे ही आपने देखा आपको पता चल गया आंसर ए आएगा, क्योंकि आपको पता है ये गलत है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है गलत, वो ऊपर से नीचे जा रहा है गलत, ये भी हो ही नहीं सकता, तो आंसर ए। इस तरह के सवाल आएंगे। तो जेई मेंस में ये सवाल आपके आया था, तो एक सवाल तो आपने ये निपटा दिया, देखो। ठीक है, दूसरा एक और सवाल आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग देखो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, जो रिकॉर्डिंग होगी ना उसमें ये बेसिक्स भी पढ़ाऊंगा मैं। तो आपके लिए मैंने क्या करा, सारे बेसिक्स तो लेके एक चला गया क्लासिफिकेशन तक, ताकि आपको बिल्कुल केमिकल बॉन्डिंग नया ही ना लगे। समझ गए बात को? हाँ, तो जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो उसमें भी मिलेगा ये तक, क्योंकि ये बेसिक से कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो आप डरना मत, हाँ उसको अच्छे से देखना ढंग से, ताकि आपको अगली क्लास समझ में आए। विच ऑफ द फॉलोइंग
ग्राफ या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग H2। अब देखो, वो आपको एक बहुत अच्छे से प्यार से ग्राफ देगा ऐसे, ठीक है। प्यार से ग्राफ देकर के वो H2 फॉर्मेशन को ऐसे बनाएगा दो गोलों से, और ये जो फॉर्मेशन बनाया उसने, इस फॉर्मेशन को वो ऐसे डॉट 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 करके बताएगा। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, और ये H2 है एक तरह से। यहां दे देगा पोटेंशियल एनर्जी, यहां दे देगा डिस्टेंस। आपसे बोलेगा कि कौन सा डायग्राम सही है, बताओ जल्दी बता लल्ला, कौन सा डायग्राम सही है पूछेगा तो इन तीनों में से पॉइंट ए, बी और सी, जल्दी बताओ कौन सा सही लग रहा है, तो आंसर बोलो। ये भी जेई मेंस का पीवाईक्यूज है। ये सारे के सारे ऐसे सवाल आपको करने, देखो थोड़ा सा पढ़ा है जिसमें जेई मेंस के पीवाईक्यूज हो गए दो। आंसर बोलो, आंसर आ जाएगा ए, ये भी पीवाईक्यूज था। क्लियर है बॉस? इस तरह के सवाल आएंगे तो कर देंगे। तो जब ये बात समझ में आई कि यार एनर्जी के बेसिस पर होता है सब कुछ, तो फिर उन्होंने एक डेफिनेशन तैयार कर दी। और वो डेफिनेशन क्या थी देखो, वो डेफिनेशन ये थी कि इफ अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी is greater than 42 kilojoule per mole, then it is considered as a केमिकल बॉन्ड। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स ने कहा कि भाई साहब जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो दो एटम पास आते हैं, और जब पास आते हैं तो पास आने पर एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो यानी कि जो बॉन्ड बन रहा है वो तो इससे बन रहा है जब एनर्जी रिलीज होगी, तो कितनी एनर्जी रिलीज हो, इसलिए उन्होंने बोला कि जब वो पास आते हैं तो अगर 42 किलो जूल पर मोल से एनर्जी ज्यादा रिलीज होने लग गई तो उसे केमिकल बॉन्ड कहेंगे। और उन्होंने उसको क्लासिफाइड कर दिया कि अगर 8 से 42 किलो जूल पर मोल अगर हो तो हम उसे कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इधर से ज्यादा हो तो उसे हम कहेंगे केमिकल बॉन्डिंग, और अगर उससे कम हो तो उसे कहेंगे हम वांडरवाल फोर्स। क्या कहेंगे उसे? वांडरवाल फोर्स। क्या कहेंगे उसे? वांडरवाल फोर्स। क्लियर? तुम्हारे पास तीन तरह के फोर्स हो गए। 42 किलो जूल पर मोल, हाँ ये साइंटिस्टों ने देखा ना, साइंटिस्टों ने कैलकुलेट करी एनर्जी जब बॉन्ड फॉर्मेशन से हो रही थी। तो ठीक है, अत्री अत्री समझ में आया आपको कि जब आपके एनर्जी रिलीज काउंट की तब जाकर उन्हें पता चला। अब बात आती है इसकी कि क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड क्या होगा। तो देखो क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास क्लासिफिकेशन ऐसे होता है। देखो दो तरह के बॉन्ड होते हैं हमारे पास, एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक होता है आपका वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तीन तरह के होते हैं, पहला आयनिक, दूसरा कोवेलेंट और तीसरा
मेटेलिक। कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह का होता है, एक आपका होता है सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये किससे बनता है बताओ? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये किससे बनता है? अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरह से जो वीक होता है वो भी दो तरह से बनता है। पहला हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ कौन बना सकता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड समटाइम्स क्लोरीन। और इधर जो फोर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं देखो। पहला डाइपोल, डाइपोल इसको एक नाम भी देते हैं, हम बाद में पढ़ेंगे इनको, कीजम फोर्स। डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इसका नाम होता है डिबाई फोर्स। तीसरा होता है आपका इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी कि शॉर्ट में इसको लिखते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्स। चौथा होता है आयन डाइपोल, और पांचवा होता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। क्लियर है बॉस? ये हमारे पास सारे के सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं बॉन्ड्स के। ठीक है, अब मेरा एक छोटा सा डाउट है आप लोगों से, और वो छोटा सा डाउट ये है कि भैया ये बताओ कि ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों है? जल्दी बताओ। ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों है और वो वीक क्यों है? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ सर, इज देयर एनी रीजन फॉर 42? यस, R3 42 कैलकुलेट करी साइंटिस्टों ने, जहां पर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो रहे थे। ठीक है, तो वहां से उन्होंने वैल्यू लिख दी है। हाँ, ये सब 11th में पढ़ा लिया है, बिल्कुल वही मैं पढ़ा रहा हूं अभी बेसिक से, ताकि आप 11th से कनेक्ट कर सकें। हाँ मंजीत, बिल्कुल आप, सैल्यूट है आपको, वेरी गुड। जल्दी बताओ फटाफट, ये स्ट्रॉन्ग क्यों है और वीक क्यों है? देखिए, ये बच्चे लिखने लग गए कि साहब ये स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है। बिल्कुल आप सही है। मेरा दूसरा सवाल, यहां एनर्जी ज्यादा रिलीज क्यों हो रही है? जरा बताओ फटाफट, यहां एनर्जी ज्यादा रिलीज क्यों हो रही है? जल्दी बताओ। यहां ज्यादा एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है? जल्दी बताओ फटाफट फटाफट फटाफट। यस, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लिख दिया किसी ने कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसलिए, वेरी गुड। अगला सवाल, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों है? जल्दी बताओ। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों है? जल्दी बताओ। एक कह रहा बॉन्ड लेंथ कम है, अच्छा वेरी गुड। बॉन्ड लेंथ कम क्यों है बताओ? अगला लिख रहा है कि एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है। अबे तो वहीं पूछ गए, एनर्जी ज्यादा रिलीज क्यों हो रही है? बोला बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों है? बोला बॉन्ड लेंथ कम है। बॉन्ड लेंथ कम क्यों है? क्योंकि एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है। एनर्जी ज्यादा क्यों रिलीज हो रही है? बोला स्ट्रॉन्ग है। अभी ये तो वैसे ही हुआ जैसे आपसे पूछा राम कौन है, बोला सर श्याम का भाई। मैंने कहा श्याम कौन है? बोला राम का भाई। मैंने कहा दोनों कौन है? एक दूसरे के भाई। हमने कहा राम कौन है ये बताना है, यानी कि आपको ये बताना है कि स्ट्रॉन्ग क्यों है। तो उसका रीजन सुनो। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो स्ट्रॉन्ग में आयनिक बॉन्ड होता है, और आयनिक बॉन्ड कैसा होता है? ये प्लस ये माइनस, यहां से इलेक्ट्रॉन एक ट्रांसफर होता है यहां पे, ये एक NaCl है। सबसे पहले एक सिस्टम क्या होता है उसका मतलब समझते हो? सिस्टम, जैसे मैं इसकी स्टडी कर रहा हूं तो ये मेरे लिए सिस्टम है। इसी तरह अगर मैं NaCl की स्टडी कर रहा हूं तो ये मेरे लिए एक सिस्टम है। अभी आपको मैंने बताया था कि अगर सिस्टम एनर्जी को रिलीज करता है तो स्टेबल होता है, आया ना? जब आयनिक बॉन्ड बनेगा तो ये Na अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करेगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर रहा है तो क्या ये वर्क कर रहा है? अगर ये वर्क कर रहा है तो आप समझ सकते हो क्या हो रहा है। अगर ये वर्क कर रहा है, अगर यह वर्क कर रहा है तो आपका एनर्जी रिलीज करेगा।
क्योंकि सिस्टम अगर वर्क करता है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज करता है। अब कैसे? मान लीजिए अभी आप घर पे बैठे हो, आप कोई टेंशन नहीं है ना, आपकी एनर्जी स्टोर्ड है, लेकिन मैं आपको खड़ा करूं, बोला 200 चक्कर काट फटाफट चल, आपको बोला 200 चक्कर काट, और आप अगर 200 चक्कर काट रहे हो, दोबारा से बोलो, अगर आप 200 चक्कर काट रहे हो तो थोड़ी देर बाद आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने वर्क किया, वर्क जैसे ही किया आपकी एनर्जी अमाउंट जो रिलीज हो रही थी वो कई गुना बढ़ गई, आपका एनर्जी अमाउंट बढ़ गया अचानक से, बढ़ा नहीं बढ़ा? आपका एनर्जी का अमाउंट बढ़ गया ना तुरंत रिलीज होने का। इसी तरह से जब ये वर्क कर रहा है तो यहां एनर्जी का अमाउंट बढ़ रहा है, तो अगर एनर्जी का अमाउंट बढ़ेगा तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, इसलिए आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा आया कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे हाथ मिलाओ, ये शेयर्ड हो रहा है, दिस इज कॉल्ड। अब देखो शेयरिंग में भी आपका वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो शेयरिंग में वर्क हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है, शेयरिंग में वर्क हो रहा है, देखो वर्क। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और वर्क होगा, तो वर्क अगर होगा तो यहां भी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, ठीक है, इसलिए ये भी स्ट्रांग होगा। अब आओ तीसरे पे, मेटेलिक। मेटेलिक बॉन्ड जो होता है वो दोनों का मिला जुला रूप होता है। मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है जल्दी बताओ? मेटेलिक बॉन्ड जो होता है वो आयनिक और कोवेलेंट दोनों का मिला जुला रूप होता है, इसलिए इसे मेटेलिक कहते हैं। जब इसमें वर्क हुआ है, इसमें वर्क हुआ है, तो डेफिनेटली यहां भी वर्क हो रहा है। दोबारा से बोलो, क्या बोला जल्दी बताओ? जब यहां वर्क हो रहा है, यहां वर्क हो रहा है, तो डेफिनेटली यहां भी वर्क हो रहा है। क्लियर कट? तो यहां भी वर्क हो रहा है, तो जब इसमें भी वर्क होगा तो ये भी ज्यादा स्टेबल होगा। ये हमारे सिलेबस में नहीं है ना, बस इतना ही है, इसको समझ लिया। अब दिमाग की बत्ती जलाओ फटाफट। ये वीक क्यों है? तो सिंपल समझ में आ गया, ये वीक इसलिए क्योंकि यहां वर्क नहीं हो रहा है। ये तो क्लियर हो गया, वर्क नहीं हो रहा, अमाउंट ऑफ एनर्जी कम रिलीज हो रही है और इसलिए एनर्जी कम है। अब ये वर्क क्यों नहीं हो रहा वो देखते हैं, ये एच एफ और एच एफ। अब देखो एच बॉन्डिंग कैसे होती है, ये एफ अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचता है, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां पर ये पॉजिटिव, यहां ये नेगेटिव। अब इस अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन आएगा जिसकी वजह से ये अट्रैक्शन से बॉन्ड बनेगा। ये अट्रैक्शन से बॉन्ड बन रहा है, देखो ध्यान से, अगर ये अट्रैक्शन से बॉन्ड बन रहा है लल्ला, तो क्या यहां वर्क हो रहा है? क्या देखो, जिनके बीच में बॉन्ड है उनमें कोई वर्क नहीं हुआ है। ध्यान से देखो, जिनके बॉन्ड में, जिनके बीच में, बोलो, बॉन्ड बना, यहां कोई वर्क नहीं हुआ है, इसलिए विदाउट वर्क है। इसका मतलब यहां अमाउंट ऑफ एनर्जी कम रिलीज होगी। क्लियर? इसलिए वीक फोर्स में रख दिया। अब अगर हम बात करें, इसको वीक फोर्स भी बोल सकते हैं हम। अगर मैं यहां HCl लेता हूं तो HCl में भी देख के बताओ, यहां नेगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव आएगा, और इन दोनों के अंदर ये एक डाइपोल है। डाइपोल का मतलब समझते हो आप? बोलो, डाइपोल का मतलब समझते हो आप? डाइपोल का अर्थ होता है जिस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हो उसे डाइपोल कहते हैं। जिस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हो उसे डाइपोल कहते हैं। ये भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो गया। तो ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? अब यहां पे भी देखो, इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन है लेकिन कोई वर्क नहीं हुआ, ये सिंपल अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और ये एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में अगर अट्रैक्शन हो रहा है, जल्दी बोलो, अगर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या कहेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इसलिए आप वीक फोर्स को इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स भी कह सकते हो, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स के बीच में है। क्लियर? ये आपके बॉन्ड कहलाते हैं क्योंकि ये एटम्स के बीच में है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा जब हम बॉन्ड की बात करते हैं हमारे पास दो ही बॉन्ड होते हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड और एक आयनिक बॉन्ड। समझ गए? हाइड्रोजन बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड तो बोल रहे हैं लेकिन वो रियल में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, वो एक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। इसलिए कभी भी आ सकता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल बॉन्ड? तो आंसर आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट अ रियल बॉन्ड, इट इज अ अट्रैक्शन, ओनली अट्रैक्शन। क्लियर है? ये पूरा सेपरेट बैच है, इसमें मैं ही पढ़ाऊंगा पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना? समवर्थ प्लीज।
बीच में पढ़ाते समय मत पूछा करो, ये सब लास्ट के 5 मिनट में या स्टार्टिंग के 5 मिनट में, है ना बेटा। किसी को अगर ये डाउट है ओरिएंटेशन में कि ये आधा बैच वो पढ़ाएंगे आधा आप पढ़ाओगे, नहीं, इस बैच को पूरा ही मैं पढ़ाऊंगा। क्लियर। अब मेरा एक डाउट है क्लियर यहां पे कि ये एक वीक फोर्सेस हैं, ये भी फोर्स है ये भी फोर्स। अब एक नया डाउट आ गया, सर ये एक डाइपोल है ये भी एक डाइपोल है, तो सर एक चीज मुझे समझ में नहीं आई। मैंने कहा क्या सर नहीं आई, मैंने कहा पूछो। बोला सर ये भी तो डाइपोल है ये भी तो डाइपोल है, सर ये भी डाइपोल है ये भी डाइपोल है, तो सर ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होना चाहिए था। सर इसको आप एच बॉन्डिंग कह रहे हो और इसको डाइपोल डाइपोल कह रहे हो, सर ये तो गलत है, ये तो गलत है, हाँ या ना। हाँ, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं वही रियल बॉन्ड्स हैं, उन्हीं को केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है। अब मेरा सवाल समझ में आया कि ये डाइपोल है वो डाइपोल डाइपोल में क्यों नहीं रखा, उसको अलग से क्यों लिखा एच बॉन्डिंग में। तो मेरा एक सवाल सिंपल सा आपसे है, और वो सवाल ये है कि मेरे को ये बताओ बेटा कि क्या इनमें वर्क हो रहा था, नहीं। तो इनमें अट्रैक्शन किसकी वजह से होता, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव। तो दिमाग की बत्ती जलाओ, पूरी पीरियोडिक टेबल की अगर स्टडी कर लें तो उस पूरी पीरियोडिक टेबल की स्टडी में आप दिमाग लगा के मुझे बता दो कितने ऐसे एलिमेंट है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, कितने ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है। तो आप देखोगे फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है। तो जब जब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन आएगा तो डेल्टा नेगेटिव ज्यादा होगा, वहां डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा। तो जब डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी थोड़ी ज्यादा निकलेगी दूसरे से, और थोड़ी ज्यादा निकलेगी इसीलिए उसको अलग से लिखा जाएगा। बाकी के डाइपोलों में एनर्जी इनके डाइपोल से थोड़ी कम निकलेगी, इसलिए उन्हें डाइपोल डाइपोल बोला जाएगा। और ये तीन फोर्स वांडरवाल फोर्स के नाम से जाने जाते हैं, इसीलिए इनको फिर एच बॉन्डिंग नहीं कहते, इनको क्या कहते थे, वांडरवाल फोर्स। इनको क्या कहते थे, बोलो, वांडरवाल फोर्स। क्लियर है, बोलो जल्दी, हाँ या ना, फटाफट से बताओ, फटाफट से जल्दी बताओ, बोलो वांडरवाल फोर्स। क्लियर हुआ लल्ला। अब एक नई मजेदार चीज समझ में आई, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमसे एक क्वेश्चन पूछे नोट करके कि क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्पेशल केस ऑफ, बोलो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ, बोलो, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है क्या। जल्दी बोलो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ये स्टेटमेंट पूछेगा सही है कि गलत है। अब आपको पता लगा हाँ यार स्पेशल केस है, इसमें एनर्जी ज्यादा निकलती है, एनर्जी ज्यादा निकलने की वजह से इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जा रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लल्ला देखो मचा दो हल्ला, गली मोहल्ला, पहली बार आपको क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। आज तक मुझे ईमानदारी से बता दो कि क्लासिफिकेशन को इतना क्लियरिटी से कभी पढ़ा आपने, पहले तो बताओ समझ में आया नहीं आया। यस बोलना कि यस सर क्लियरिटी से पहली बार समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है बॉन्डिंग में। नहीं तो अगर कहीं और पढ़ते तो अब तक तो आप हाइब्रिडाइजेशन भी खत्म हो जाता, लुईस भी खत्म हो जाता, सिर्फ चार्ट लिख के आगे बढ़ जाते। हमने उस चार्ट को भी एक्सप्लेन किया है क्योंकि हम एडवांस में भी मचाएंगे हल्ला, लेकिन आप इस क्वालिटी ऑफ टीचिंग को समझते नहीं है। आप अपना टाइम बस वेस्ट मत करना फालतू की चैटिंग्स में, फालतू के डाउट्स में, यूट्यूबर स्पैमर की तरह मत पूछना। बस ईमानदारी से जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ते रहना। कल जब हम 11th का भी, आज तो रात हो गई, कल सुबह अपलोड होगा जब ऑफिस खुलेगा, तो जब हम आपको 11th का पढ़ेंगे तब आपको उस रिकॉर्डिंग को देख करके जब आप आएंगे तो आपको पूरा 11th क्लियर हो जाएगा। क्लियरिटी से समझ में आएगा आपको क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे बेंट रूल से। क्लियर, तो यहां तक बात समझ में आई। तो FON तक क्यों, अब ट्रिपल बॉन्ड कार्बन क्यों बनाएगा एच बॉन्डिंग। भाई साहब ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है, आपने सुना होगा। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो होता है उसकी
जल्दी बोलो। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की ज्यादा हो जाती है क्योंकि sp हो जाता है वो, और sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बोलो ऑक्सीजन के आसपास हो जाती है। क्या नहीं यार, बोलो, समझ गए बात को? क्लियर? अगला देखो, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के बाद समटाइम्स क्लोरीन। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्लोरीन में कहां होता है, तो भाई क्लोरीन में कहां कहां होता है वो देखते हैं। तो क्लोरीन में कहां कहां होता है, दो जगह आपको याद रखना है, बाकी आपके एग्जाम में आएगा ऑर्गेनिक में। बाकी यहां अभी दो जगह आपको बहुत याद रखना है कि आखिर क्लोरीन कहां कहां एज बॉन्डिंग करेगा। इसका नाम होता है क्लोरल हाइड्रेट, और इसका नाम होता है ऑर्थो क्लोरोफिनोल। तो यहां पर आपके दो जगह ऐसा होगा जहां एच बॉन्डिंग कर रहा है क्लोरीन, वो ये याद रखना, ठीक है? क्लियर कट है सबको? पक्का? सच बोलो, क्लियर है लल्ला? तो क्लोरीन कहां कहां करेगा अगर आपसे पूछे तो बता दोगे? बोलो, क्लोरल हाइड्रेट ये रहा, और ऑर्थो क्लोरोफिनोल। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया ऐसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आंसर क्या देंगे आप, जल्दी बताओ। हम्म, यस, क्लोरीन की साइज बड़ी होती है इसलिए कम करता है वो। जल्दी बताओ आंसर फटाफट। यस, जल्दी 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 जल्दी। हम्म, आंसर आना चाहिए फटाफट से। अब देखो, कई बच्चों ने आंसर दिया सी, लेकिन इसका आंसर मतलब मजेदार है, आंसर आएगा बी। क्लोरल नहीं है, क्लोरल नहीं है, क्लोरल तो ये होता है CCl3 CHO, लेकिन हमने लिखा था पीछे क्लोरल हाइड्रेट। तो क्लोरल हाइड्रेट जो होता है वो CCl3 डॉट H2O होता है। दिस इज, आप देखो H तीन होने चाहिए, एक दो तीन, ऑक्सीजन दो होने चाहिए, एक दो। जब दो ऑक्सीजन होंगे तभी तो ये OH OH बॉन्ड बनाएगा, इससे CCl3 CHO में H बॉन्डिंग बनेगी नहीं। अभी समझ में आया लल्ला? ये बहुत बढ़िया सवाल होता है, क्योंकि अगर आपको क्लोरल हाइड्रेट होगा तो ही H बॉन्डिंग होगी, क्योंकि ये H2 होता है उसके अंदर, जो कि ये OH प्रोवाइड करता है, और इस OH का H आपके H बॉन्डिंग करता है Cl से। तो यहां पर सिर्फ एक ही ये सवाल ऐसा है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। अब गलती नहीं करेंगे आप, प्रॉमिस करो फटाफट से, आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि IIT मुंबई कंप्यूटर साइंस आपका इंतजार कर रही है लल्ला। IIT मुंबई कंप्यूटर साइंस इंतजार कर रही है। हम्म, अभी समझ में आया? ये मिस्टेक्स नहीं करनी, दिस इज कॉल्ड सिली मिस्टेक्स। ये क्या कहलाती है? सिली मिस्टेक्स। क्या कहलाती है? सिली मिस्टेक। अभी समझ में आया लल्ला? ईमानदारी से बताओ, अभी तक जो पढ़ाया वो समझ में आया नहीं आया, सच्चे दिल से? क्योंकि हम अब आपको नेक्स्ट टॉपिक बेंट रूल पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको वो सब पढ़ करके आना है जो मैंने आपके लिए कल अपलोड करूंगा। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास जब होगी सैटरडे को, तब आप ये प्रॉमिस करो कि वो 4 घंटे का वीडियो देख कर आएंगे, ताकि बेंट रूल में ऐसी फील आए आपको कि मजा आ गया सर, क्योंकि मैं बहुत बढ़िया वाले सवाल कराने वाला हूं, एडवांस लेवल के। शानदार टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, डेप्थ वाला टॉपिक है। उसके लिए पर वो रिक्वेस्ट है कि वो करके आना जिसको नहीं आता है या जिसने 11th नहीं पढ़ा है। क्लियर? मेरी मजबूरी है कि मैं इससे आगे पढ़ा ही नहीं पाऊंगा अब,
क्योंकि बेसिक्स मैंने पढ़ा दिया, व्हाट इज बॉन्ड, क्यों बॉन्ड बनता है, स्ट्रांग है, अट्रैक्शन है, वीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, डाइपोल क्या है, ये सब क्लियर हो गया माइंड में। अब आप वहां से कनेक्ट करते हुए चलना आगे, और प्लीज अच्छे से पढ़कर आना, ठीक है। तो आज की जो क्लास है हमें एंड करनी पड़ेगी क्योंकि हमारी लिमिटेशन है, अगर आप ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो। ये मत कह देना आपकी सर आधा घंटा जल्दी छोड़ दिया, ये क्या है, कैजुअल है, पढ़ाते नहीं है ये तो समझते हो ना। और प्लीज फीडबैक जरूर देना, जैसा भी आपको फील आए दिल से देना, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूं, आप जब भी फीडबैक दें या सोचें तो प्लीज इन छोटी छोटी चीजों को इंक्लूड मत किया करो। आप उस सिर्फ एक चीज को इंक्लूड करो, दैट इज कॉल्ड कंटेंट। कंटेंट कैसा है और क्लास कैसी हुई। लेट आए, 5 मिनट लेट थे, पानी ज्यादा पी रहे थे, कमेंट देख रहे हैं, कमेंट के रिप्लाई कर रहे हैं, ऐसे ये डाउट्स बताने में टाइम वेस्ट करते हैं, दिस इज नॉट अ फीडबैक। ये से फीडबैक कंसिडर मत करो। आप सिर्फ उससे करो कि क्लास में जो पढ़ाया वो शानदार था, कंटेंट्स में मजा आ गया और इस कंटेंट को पढ़ के मेरे सारे सवाल बन गए, बस ये पता है फीडबैक कि हाँ सर सवाल बन गए, मजा आ गया। क्लियर है बॉस? दिस इज कॉल्ड, क्योंकि आपके माइंड में अगर वो सब नेगेटिव चीजें चलती रहेगी तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे कभी भी। आप क्लास में जब भी आओगे तो फ्रस्ट्रेट होकर आओगे, फिर 5 मिनट लेट आ गए सर, मजा नहीं आया। तो वो फ्रस्ट्रेशन नहीं चाहिए मुझे, तो कंटेंट चाहिए। एक बार बताओ, टीचर कब कुछ भी करे, अगर आपका टाइम पे जो कंटेंट है वो दिमाग में उतार दिया उसने, तो फिर उससे ज्यादा बेटर क्या चाहिए, ठीक है। चलिए भाई मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। और कमेंट जहां पर भी, जितने यूट्यूब चैनल्स हो, टेलीग्राम्स हो, कोरा हो, कोरा के अंदर एक है ना पोस्ट डली हुई है, याद है तो, डू यू पीपल रियली कंसिडर्ड विजय सर एज अ गॉड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? उस पर जाकर देखना आप, जो बच्चे इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं ना, वो समझ रहे, वो देते हैं आईआईटीएंस, तो उससे आपका नेटवर्किंग भी बढ़ेगा। क्लियर है बॉस? पक्का? बिल्कुल ऑफलाइन का कंटेंट मिलेगा एकदम एक एक चीज से अच्छे से, लेकिन आपको ईमानदारी रखनी पड़ेगी क्लास में आने की। तो जहां भी आपके फीडबैक देने हैं वहां जरूर दें, जितने भी हों सब लिखें। क्लियर? और ईमानदारी से ले, उनको जवाब जरूर देना जिन्होंने आपको भड़काया था, जिन्होंने आपको कंफ्यूज किया था, जिन्होंने आपको बोला था कि यार गलत ले रहे हो। और कई जगह तो ऐसे स्पैमर बोलते हैं, पता है क्या, मेरे लिए लिख देते रिजेक्टेड टीचर है ये तो एक बंदे ने लिख दिया, एक ने लिखा बकवास पढ़ाता है विशाल, तो विजय विजय बकवास पढ़ाता है, ऐसे लिख दिया। ऐसे जब भी कोई आए ना, बोलिए उसे भून दो, मतलब समझ गए, ऐसे खटाखट 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 कमेंट्स आने चाहिए उसके ऊपर तो कि वो पागल हो जाए, बोले क्या हो गया। क्योंकि अगर आप ही अपने, बोलो, अगर आप ही अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, तो कभी आप उससे सीख नहीं सकते हैं। तो आपको उनसे हमेशा रिस्पेक्ट करनी है, आपको उनको एज अ टीचर ही देखना है, क्योंकि अगर आपने रिस्पेक्ट नहीं करी तो फिर कोई रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा और कंटेंट कभी दिमाग में नहीं जाएगा। गुरु मानना पड़ेगा उस टीचर, समझ रहे बात को? ऐसा ना सोचो कि पैसे दिए इसलिए पढ़ा रहा है, वो टीचर मानोगे तो जिंदगी में कभी नहीं सीख पाओगे। अगर हम अपने पेरेंट्स को ये मान लें कि यार हम इनकी जिम्मेदारी है, हमें पैदा किया इसलिए हमें पालेंगे ही सही, तो फिर कभी वो फील नहीं आएगी पेरेंट्स के लेके आपके मन में, और ना आपके पेरेंट्स आपके लिए वो फीलिंग रखेंगे। बेटा टीचर भी ऐसा ही होता है, टीचर का रिश्ता भी दिल से होता है, बहुत मेहनत करता है टीचर आपके लिए, तो आप उसकी मेहनत को ऐसे पैसे से मत तोलो कि पैसे दिए पढ़ा रहा है, और उसको ऐसे मत देखो 2 मिनट लेट हो गया, 4 मिनट लेट हो गया, 5 मिनट ये हो गया, 2 मिनट बात कर ली, स्पीड बढ़ाओ, तेज बढ़ाओ, ये फालतू की बातें मत करना। आपको जो पढ़ाएं सिर्फ वो पढ़ो। क्लियर? आदित्य आज जल्दी क्लास खत्म होगी बेटा, क्योंकि आपको वो पढ़ना है, उसी के आगे मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज साल भर ये ध्यान रखना, लेक्चर कल अपलोड होगा क्योंकि रात को नहीं हो सकता है, टीम चली गई है, सुबह 10 से 11 के बीच में अपलोड हो जाएगा। अभी कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे, ठीक है बेटा। और प्लीज अगर आप गुरु की तरह सीखोगे तो सच में सीखेंगे आप, आपका मन और मस्तिष्क रेस्पेक्टफुल रहेगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा कंटेंट। लेकिन अगर आप एक यूट्यूबर की जनता बन के रह जाओगे, आप यूट्यूबर के स्पैमर की तरह बिहेव करोगे, आपका फ्रस्ट्रेशन अगर आप टीचर पे निकाल दोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप बहुत ईमानदारी से पढ़ें, सब आपके लिए बहुत एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी हैं, बट आपका मस्तिष्क अच्छा होना चाहिए, आपका दिल और दिमाग पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।